सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। अब हम दोस्तों इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक जो आपको दे रखा है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो, उसके नोट्स बना लेते हो और प्लस एक साल के लिए करंट अफेयर्स में से इसकी वैल्यू एडिशन करते चलते हो, इस टॉपिक को समझने के बाद कि करंट अफेयर्स की कौन कौन सी चीज़ें जो विजन आईएएस की इकोनॉमिक सेक्शन की जो मैगजीन आएगी उनमें से कौन कौन से आर्टिकल्स या हेडिंग्स को उठाकर हमें अपने इस A4 शीट जो हम नोट्स बनाएंगे A4 शीट पर इस टॉपिक से तो क्या क्या डालना है, बस अगर आप इतना काम कर लेते हो यू आर रेडी फॉर जीएस पेपर 2 का एक मेंस का आंसर एंड जीएस पेपर 3 का भी एक मेंस का आंसर। फाइनेंशियल इंक्लूजन यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। हर साल फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर मेंस में वो एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। जब भी हम लोग जीएस पेपर 3 के अंदर इस टर्म को देखते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ आप कह लो, तो वो एक प्रकार की फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी आंसर या उसका एक कंपोनेंट आपको देखने को मिलता है। कभी कभार क्वेश्चन में डायरेक्टली वर्ड आ जाता है, कभी कभार इनडायरेक्टली आपको जैसे करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर बोल रखा है आपसे, देखो 2022 का पिछले साल के मेंस का क्वेश्चन है, देख लो। इस इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है। फिर उसके बाद 2021 में भी इसने पूछा था इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। ठीक है। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में 2020 में भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद 2019 में भी क्वेश्चन आया था। फिर ये जो चीज़ें हैं जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन 2016 में भी क्वेश्चन आ रखा है। इंक्लूसिव ग्रोथ 2014 का क्वेश्चन है। इंक्लूसिव ग्रोथ 2013 का क्वेश्चन। अब आप समझ सकते हो इससे, अगर ये जो टॉपिक हमारे मेंस का सिलेबस का नाम इस टॉपिक का होता है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज इन्वॉल्व देयर इन। ठीक है। तो इसके अंदर आपका इंक्लूसिव ग्रोथ प्लस इंक्लूसिव ग्रोथ एक अम्ब्रेला टर्म होती है, उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है कि फाइनेंशियली लोगों को इंक्लूड करवाओ डिसीजन मेकिंग के अंदर या उनको वो सहूलियत दो, तो वो बन जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है। अब इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप समझ ही चुके होंगे कि हर साल मेंस में ऑलमोस्ट ये आ ही रहा है क्वेश्चन। ठीक है। तो देखो 2008 में एक कमेटी थी बनी थी, कमेटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसने फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे डिफाइन करा। अब आपको भी अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन की डेफिनेशन लिखनी हो, आप इसी कमेटी का सहारा लेना। एक फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्चुअली एक किसी भी चीज़ का एक स्टेप नहीं होता है। इस कमेटी ने बोला ये एक प्रोसेस होता है, ये इंश्योर करवाने के लिए कि जो वीकर सेक्शंस हैं हमारे देश में या जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स बेसिकली, उनको एक्सेस मिल सके फाइनेंशियल सर्विसेज का। ठीक है। और टाइम से और पर्याप्त मात्रा के अंदर क्रेडिट मिल सके, पैसा मिल सके एट अफोर्डेबल कॉस्ट, और मतलब पैसा मिल सके और बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो उनको अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल सके। वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये एक ऐसा प्रोसेस है इंश्योर करने के लिए कि वल्नरेबल ग्रुप्स जो हमारे देश के अंदर है, वीकर सेक्शंस, लो इनकम ग्रुप्स, उनको अफोर्डेबल कॉस्ट पर सारी फाइनेंशियल सर्विसेज और एक्सेस टू क्रेडिट मिल सके। ये होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब अगर हम लोग बात करें जो बेसिक फॉर्मल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं और जो सर्विसेज होते हैं, उसमें उसकी बास्केट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इट इंक्लूड्स सेविंग्स, रेमिटेंसेस, क्रेडिट, गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट करी गई इंश्योरेंस प्रोडक्ट या गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट करी गई पेंशन प्रोडक्ट्स। ये सब कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है। अब देखो जो ये बात होती है, आप सेविंग और रेमिटेंस को हटाओ, क्रेडिट ग्रोथ की या गवर्नमेंट सपोर्टेड इंश्योरेंस और पेंशन प्रोडक्ट्स को ही पकड़ लो। अब बड़े सारे जो पेंशन स्कीम्स हैं या फिर आप स्कीम्स को छोड़ो, प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं वो जो भी इंश्योरेंस वगैरह या पेंशन स्कीम्स वगैरह अगर कोई लॉन्च कर रही हैं, तो जिनके पास पैसा है वो तो इसका लाभ ले लेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन का टॉपिक या इसका कंसेप्ट बेसिकली ये कहता है कि जो खुद से इस चीज़ को ना ले सके तो सरकार को एक सपोर्टिंग हैंड देना चाहिए ये इंश्योर करवाने के लिए, ताकि उसको इस बास्केट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 के, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को देखते हैं एज अ की एनेबलर। मतलब ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है
जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करवाने में हेल्प करवाएगा। जितने भी गोल्स हैं उनमें से एटलीस्ट 7 गोल्स तो सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन ही पूरा का पूरा करवा सकता है 17 गोल्स में से। उसके बाद अचीविंग यूनिवर्सल फाइनेंशियल एक्सेस 2020 तक, ये भी एक वर्ल्ड बैंक के डेवलपमेंटल एजेंडा का एक पार्ट रहा था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का बेसिकली ये बोलना था कि फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जो एक्सेस है या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए जो एक्सेस है वो किसी कंट्री तक सीमित ना रहे, पूरे वर्ल्ड तक मतलब वो चीज़ फैले। अब 20 तो निकल गया। आपको लगता है यूनिवर्सल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर एक फाइनेंशियल एक्सेस है हर किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को? बताओ। आप अपने अपने एरिया को ही देख लो। आप ये कह सकते हो कि आपकी स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आप जिस भी जोन में बैठे हो उसके 30-50 किलोमीटर के रेडियस में हर कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन के फ्रूट्स को एंजॉय कर रहे हैं? बताओ। नहीं। हम इसके लिए बढ़ रहे हैं आगे, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर हो जाए तो? एक तो इसकी वजह से जो सेविंग कल्चर है और जो फाइनेंशियल सेफ्टी है वो प्रमोट होगी। सेविंग कल्चर मतलब क्या? देखो, पैसा एक तो बचना स्टार्ट होगा, लोगों के पास आएगा, बचत होगी जिसको वो यूज़ कर सकते हैं, और ये पैसा उनको एक प्रकार की सेफ्टी तो प्रदान करेगा ही करेगा। बचा हुआ पैसा जो सेव्ड अमाउंट होता है वो आपके हेल्प तो करते ही है ना आपकी ज़रूरत के वक्त पर। फिर इसका इकोनॉमी पर मल्टीप्लायर इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट बेसिकली क्या है कि नेशनल इनकम के कंटेक्स्ट में आई थिंक मैंने इसको आपको करवाया था। एंड मल्टीप्लायर इफेक्ट का बेसिकली ये मतलब है कि इनिशियल सेविंग अगर एक किसी पर्सन की अगर वो इतनी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे एक एक इंडिविजुअल की सेविंग से, अगर आप भारत की आबादी की बात कर लो, लगभग 180 से, या चलो मान लो हम एक फिगर पकड़ लेते, 150 करोड़ की आबादी है। अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के बास्केट के अंदर सभी लोगों को डाल पाते हैं, और चलो मान लो कि ऐसा करते करते 100 करोड़ लोग भी अगर वो हो गए, छोटी छोटी सबकी सेविंग जो बैंकों के पास जा रही है या बैंकों का जो क्रेडिट ग्रोथ जो इससे बढ़ेगा वो इकोनॉमी को इस ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मतलब दिस विल बिकम दिस। और अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों का जो फ्रूट है वो जनता को ही मिलेगा। कैसे? इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लोग सेव करेंगे तो बैंकों की हालत जब अच्छी होगी, अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा लोगों को, और ज़्यादा लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे बैंकिंग सेक्टर से अपना पैसा सेव करने के लिए, अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में डालने के लिए, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। गरीबी को दूर करने में देश की मदद करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का पैरामीटर। इट गिव्स एक्सेस टू चीपर एंड फॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज टू वल्नरेबल सेक्शंस। जॉब को बूस्ट करता है, और कोई पर्सन अगर कोई सेल्फ डिपेंडेंसी के तौर पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहता है खुद के लिए, तो उसकी मदद हो जाती है। क्यों? ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे सुनिश्चित हो पाती है? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सेफ्टी एज वेल एज जो पैसे की बचत होती है वो। एंड इट हेल्प्स इन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड विमेंस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण में भी मदद करता है। क्या हम वल्नरेबल सेक्शंस में विमेन को इंक्लूड करते हैं? बताओ। बिल्कुल करते हैं। क्यों करते हैं? हाँ, तो मतलब जो काबिल है भी, जैसे मतलब कई घर वाले क्या बोलते हैं इंडियन फैमिलीज के अंदर, पूरा पढ़ा लिखा देंगे, सब कुछ कर लेंगे, है ना। वो क्या कहेंगे? तुमने पढ़ाई के लिए बोला, हमने तुम्हें पढ़ाई करनी थी लेकिन जॉब नहीं करने दे सकते हैं तुम्हें, हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं निकलती। होता है ऐसा कि नहीं होता? आज भी बताओ। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का टैलेंट जीते जी मर जाता है कि नहीं मर जाता है? ये चीज़ होती है।
अब हम बात करते हैं भारत की सरकार ने क्या क्या प्रयास करा है अपने देशवासियों को फाइनेंशियल इंक्लूजन के नेट में बास्केट में डालने के लिए। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मकसद था वो देश की आज़ादी के बाद ही सरकारों के दिमाग में, जहन में कहीं ना कहीं था। इसलिए फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होने के बाद 1952 के बाद विभिन्न जो सरकारें हैं उन्होंने बड़े सारे इनिशिएटिव लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंकरेज करने के लिए। इस तरह की लाइन, मयूर, अगर आपको याद हो, हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी करी थी, है ना। हर चैप्टर में ऑलमोस्ट आती थी कि इंदिरा गांधी जी ने प्रयास करे, जनता पार्टी ने प्रयास करे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, नेहरू जी ने, कोलिशन गवर्नमेंट जब चल रही थी, है ना। हर किसी का टारगेट, हर किसी की सरकार का यही तो होता है ना, गरीब जनता, वल्नरेबल सेक्शंस। बाद में जाकर दो ईवल आ गए पॉलिटिक्स में, है ना, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। याद है यूपीएससी ने श्रेया पीएसआईआर में स्क्रिप्ट में डिफरेंशिएट पूछ लिया था, पता है। अब जिसको ये पता था कंसेप्ट, एक एग्जांपल देना होता है। पीएसआईआर का पेपर बहुत प्यारा होता है, बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। बस उसके अंदर आंसर राइटिंग स्टाइल के अंदर बस ये चीज़ होती है, एक चीज़ बस थोड़ा सा बर्डन देती है हमें, लेकिन उसका अगर होमवर्क करके कोई पर्सन जाए तो वो भी चीज़ हैंडी हो जाती है, और वो होमवर्क फिल्म से पहले हो जाना चाहिए। पीएसआईआर में कोई भी मेंस का आंसर जो होता है वो सारा का सारा गवर्नेंस और जीएस पेपर 2 का हमारा लक्ष्मीकांत और आईआर से हो जाता है। सारे आंसर्स हो जाते हैं ऑलमोस्ट 75% केसेस के अंदर। बस कुछ वेस्टर्न थ्योरिस्ट जो होते हैं या जर्मनी के थ्योरिस्ट हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ थ्योरीज हैं, वो बस पीएसआईआर का कोर पार्ट होता है। लेकिन आपको हर एक बात कहते हुए हर एक आंसर के अंदर 3 से 4 थ्योरिस्ट का जिक्र करना ही पड़ता है, और उनका नाम लिखने के बाद बीच में एक बॉक्स बता देना चाहिए, डबल अंडरलाइन कर देना चाहिए, कोड एंड कोड कर देना चाहिए। बस आपको ये पता होगा कि कौन से कंटेक्स्ट में 4-5 कौन से पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ने वाली बात कही थी, बस आपके पूरे मार्क्स आ जाते हैं पीएसआईआर। इसलिए अभी तक पिछले एक डिकेड में सबसे ऐसा ऑप्शनल रहा है वो जिसने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन करवाए हैं, और वो भी आईएएस की लिस्ट में भेजा है लोगों को पीएसआईआर में। ये यूपीएससी की रिपोर्ट कहती है। और जिन ने पीएसआईआर लिया उनका बहुत कम अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर हो गया, बहुत कम अटेम्प्ट में। ये भी यूपीएससी की रिपोर्ट कहती है। उसका फ़ायदा भी होता है ना, आप चलो पीएसआईआर से बच जाओगे। यहाँ पर लवासना में क्या करोगे, 4 महीने की जो पूरे के पूरे जो रोज़ एग्जाम्स होते हैं, हर एक वीकली एग्जाम्स होता है 100 MCQs का, और मेंस का जो वहाँ पर रिटर्न पेपर होता है, आपकी ट्रेनिंग से वो आपको एकेडमी से जाने ही नहीं देंगे पोस्टिंग के लिए जब तक आप वो पेपर क्लियर नहीं करोगे। और उसमें पूरे का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस ही चलती रहती है अल्टीमेटली, क्योंकि काम तो आपका वही है ना। इसलिए जब आप पैकिंग करते हो ना, तो आपके कलीग्स या ऑब्वियस ही बात है, लवासना वाले से क्यों बोलेंगे, लेकिन आपके कलीग्स या आपके जो कोई सीनियर है, कोई जान पहचान के आदमी, वो कहते हैं कि देखिए यार सारी पैकिंग कर लियो और लक्ष्मीकांत की बुक ले आई हो बस अपने साथ, वो क्योंकि हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। हालांकि लाइब्रेरी में उधर होती है, लेकिन फिर कितनी आप लक्ष्मीकांत यूज़ कर लोगे, इसलिए सब लोग एक अपनी तो लेके जाते ही हैं घर से। तो 1956 में आपको ये चीज़ पता है कि नेशनलाइजेशन हुआ था हमारे देश में बैंकों वगैरह का भी, लेकिन 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का नेशनलाइजेशन करा गया था। क्यों करा गया था? नेशनलाइजेशन के अंदर मालिकाना हक कौन ले लेता है अपने कंट्रोल में? गवर्नमेंट। अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो थी ये कैसी होंगी अगर नेशनलाइजेशन करने से पहले? प्राइवेट। नेशनलाइजेशन होने के बाद गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज वर नेशनलाइज्ड इन 1972। बैंक का नेशनलाइजेशन आपको पता है 1969 में हुआ था। पहले कितने बैंकों का हुआ था? और यहाँ पर 6 हुआ था, 14 यहाँ हुआ था पहले, गौरव पहले यहाँ हुआ था। 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। ये किसने करा था? क्या श्रीमती कर आ गया, खुद बोल दो। श्रीमती जी ने, ठीक है, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट मिल सके। तो एज अनदर मेजर टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे देश में 1969 में ही एक लीड बैंक स्कीम चलाई गई थी। कौन सी सरकार ने स्कीम लॉन्च करी होगी? किसकी सरकार ने? हाँ, क्योंकि ये बात यही है।
लीड बैंक स्कीम के ऊपर जब भी कोई क्वेश्चन एक दो बार आया आई थिंक यूपीएससी में ही आया है और दूसरे स्टेट पीएससी में भी आता है। अब लोगों को लगता है कि मयूर ये 1 साल का जो पीटी तीसरा का डॉक्यूमेंट था तो उसी में होगा, शायद से हमने अच्छे से नहीं पढ़ रखा है इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जैसे आप शायद कुछ पढ़कर गए, आपको सारे करंट अफेयर पे अपना भरोसा है कि अगर इसमें तो पूछ लिया गया तो मैं कर दूंगी। अब लीड बैंक स्कीम का क्वेश्चन है तो आपको ये लगेगा शायद से जो जहाँ से मैंने करंट अफेयर प्रिपेयर कर रखा है या तो उसमें नहीं था उन मैगजीन्स के अंदर, या फिर आपने अच्छे से नहीं पढ़ रखा है। तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि सारी स्कीम्स यूपीएससी करंट अफेयर वाली पूछे, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। आपको कुछ कुछ जो आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस और पॉलिटी की बुक्स में जनरली होती हैं आपको वो भी पता होनी चाहिए, और स्कीम्स तो आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस में ही मिलेंगी। तो लीड बैंक स्कीम जो है इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1969 बाय असाइनिंग लीड रोल्स टू इंडिविजुअल बैंक्स इन बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए। यानी कि जो बैंक हैं वो अपनी ब्रांचेस कहाँ तक लेकर जाएं इस बारी, कहाँ तक खोलें, रूरल इकोनॉमी तक। वेरी गुड। तो कोई भी जो बैंक है हैविंग अ रिलेटिवली लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस इन रूरल एरियाज ऑफ द गिवन डिस्ट्रिक्ट, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि तुम लीड बैंक स्कीम को लेकर चलो और तुम जो इसकी कमान है वो अपने हाथों में संभालो। क्योंकि नए नए बैंकों को अगर बोलेंगे कि जाओ गांव में आपकी ब्रांचेस खोलो वो खोलो तो हो सकता है टाइम लग जाए। लीड बैंक स्कीम को आगे जल्दी से शुरू करना था 1969 में, तो उसके लिए बोला गया बैंकों को कि आप एक काम करिए। अभी बताता हूँ मैं पूरा कि लीड बैंक है क्या, कैसे काम करेगा, लेकिन सबसे पहले आप समझ जाओ कि इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार करा गया। वो इंडिविजुअल बैंक सबसे पहले आइडेंटिफाई करे गए, फिर चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, कि आपकी अगर लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेज अगर रूरल एरियाज़ में है, एक ज़िले में है, तो आप लीड बैंक स्कीम को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। अब क्या हुआ, अकॉर्डिंगली ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री हैव बीन अलॉटेड एटलीस्ट वन लीड बैंक ब्रांच। कोई ना कोई बैंक हमें ऐसा मिल गया फॉर्चुनेटली कि जिसकी पकड़ गांव में एटलीस्ट एक ज़िले तक तो थी पकड़। तो हर एक बैंक ने अपने अपने ज़िलों में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि ठीक है हम लीड बैंक स्कीम को चलाएंगे, और मना नहीं कर सकते भाई, सरकार की एक चीज़ है जो कि नेशनल लेवल से प्लानिंग बनकर आ रही है, ठीक है। अब जो लीड बैंक है इट एक्ट्स एज अ लीडर अमंग ऑल द बैंक्स प्रेजेंट इन द डिस्ट्रिक्ट्स। सारे बैंकों के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है ताकि प्रायोरिटी सेक्टर्स जो हैं उनको क्रेडिट मिले, और इसी से श्रेय आगे चलकर ये चलकर बनेगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसके बारे में अक्सर हम करंट अफेयर्स वगैरह में इतने महीनों से सुन रहे हैं ना। इसके बाद ये टॉपिक हमेशा के लिए कवर हो जाएगा। अब प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं रूरल इकोनॉमी के अंदर, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर, इसके साथ ही रिसेंटली प्रीवियस 1 या 2 डिकेड में एक नई चीज़ और ऐड हो गई है। क्या? रूरल स्टार्टअप्स। स्टार्टअप तो लोग कहीं भी खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं, बताओ, है ना। वो तो आपका ब्रेन चाइल्ड होता है ना कि आप क्या करना चाह रहे हो। कई लोग अपनी जॉब खोलकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए अपना स्टार्टअप खुद का खोल लेते हैं कि नहीं खोल लेते हैं। छोटे छोटे बिजनेस में लोग सफल हैं स्टार्टअप में यार। मुंबई में एक पान वाला है, वो अरबपति पान वाला है, अगर आपको पता हो तो। श्रेया 3-3 लाख रुपए के पान बेचता है वो, गोल्ड की कोटिंग लगाकर उस पर। ऐसे आप उसको सुन लो, चलो आपने पान वाले का नाम नहीं सुना होगा, MBA चाय वाले का नाम तो सुना होगा, नहीं सुना। एक MBA पर्सन था, MBA बंदा था, उसने मतलब सब कुछ छोड़कर, अपना श्रेया करोड़ों का पैकेज था उसका, सब कुछ छोड़ के उसने चाय ये खोला कि मैं अच्छे लेवल की चाय का एक स्टार्टअप खोलता हूँ जिसमें मैं लोगों को 10 रुपये की ही चाय दूंगा, लेकिन बैठ के पिलाऊंगा, अच्छी थी फैसिलिटी दूंगा, और अपनी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया खोलूंगा। तो अब उसकी ब्रांचेस देखो ऑल ओवर इंडिया, आप सर्च मार के देखो MBA चाय वाला स्टोर नियर मी, आपका आ जाएगा। 10 रुपये की चाय, और बात यही है, जो भी है मेरे को नाम से कह लेंगे ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक होते हैं यार कुल्फ़ी वाला है, कैसे वो 30,000 रुपये की कुल्फ़ी देता है, ठीक है। तो
ये है, ठीक है। लेकिन हम छोड़ो यहाँ पर ये सब बातें करने नहीं बैठे हम। पहले लीड बैंक स्कीम है तो गांव की बात हो रही है बेचारी। तुम जो रूरल इकोनॉमी से कोई लेक्चर सुनना होगा मयूर वो निराश हो जाएगा। है ना। हाँ, कुल्फी वाला ना इन्फ्लुएंस होगी कोई, ठीक है। तो एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेसिकली जो है और स्टार्टअप जो है आगे चलकर वो लीड बैंक स्कीम के पार्ट बने। लीड बैंक स्कीम के पार्ट बनने का मतलब क्या है कि बैंक इनको प्रायोरिटी सेक्टर समझकर क्या दे देगी, लोन दे देगी, है ना। लीड बैंक स्कीम जो है वो एक अप्रोच के बेसिस पर चलती है, सर्विस एरिया अप्रोच। मतलब एक लीड बैंक कितने एरिया को सर्व करेगा, एक ही ज़िले को सर्व करेगा। इसको इंट्रोड्यूस करा गया था 1989 में, जबकि लीड बैंक स्कीम कब आया था 1969 में, ठीक है। कि एक लीड बैंक एक ही एरिया को सर्विस दे और वही अपनी अप्रोच रखे, और उसको बोला गया था सर्विस एरिया अप्रोच। एंड इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। क्योंकि लीड बैंक स्कीम क्या, सॉरी लीड बैंक कोई अलग से बैंक है क्या, बताओ। जैसे SBI, ICICI बैंक, ऐसे कोई नाम होता है क्या लीड बैंक, बताओ कि यही बैंक रोल निभाएंगे लीड बैंक का, बताओ। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि बताओ ये लीड बैंक कोई बैंक है। मतलब अगर मैं मतलब देखूंगा कि मैं अगर आपको ATM कार्ड दिखा रहा हूँ तो मैं ये कहूँगा मेरे पास लीड बैंक का ATM कार्ड है, जैसे तुम्हारे पास कोटक महिंद्रा बैंक का कार्ड है। यही नॉर्मल बैंक होंगे ना वो। ये लीड बैंक क्यों बोला जा रहा है, इन्होंने एक लीड ले ली, कमांड ले ली, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है सरकार के कहने पर कि हम गांव में आपके कहने पर कुछ ऐसे सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर समझकर आराम से क्रेडिट दे देंगे ताकि रूरल इकोनॉमी बूस्ट हो सके। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ये एक जो स्कीम है ये डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी के मकसद को फुलफिल करने में मदद करती है। बताओ कहां तक पहुंच रही है इसकी पकड़, गांव तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। और गांव तक कोई भी चीज़ पहुंचती है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट होता है कि सेंट्रलाइजेशन का पार्ट होता है। और हम जब सबको इंक्लूड कर रहे हैं कि मतलब जो फ्रूट जो लोग नेशनल लेवल पे एंजॉय कर रहे हैं वो यहाँ इस लेवल पे भी एंजॉय कर सकते हैं, तो क्या मैं बोल नहीं सकता इसको डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अगर मैं बोलूँ तो अब ज़्यादा बेटर है ना। तो अब देखो सर्विस एरिया अप्रोच को RBI के द्वारा रिवाइज करा गया था जब RBI ने इसको रिव्यू करा 2004 में। तो एज पर द रिवाइज सर्विस एरिया अप्रोच जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं और रीजनल रूरल बैंक है, RBI ने बोला हालांकि दे आर फ्री टू लेंड इन एनी रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया, जो बोरर्स हैं दे हैव द चॉइस ऑफ अप्रोचिंग एनी बैंक ब्रांच फॉर द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स। अभी क्या बोला गया था, मैंने आपको क्या बताया कि तुम एक ही एरिया में सर्विस दो, अपने अपने एरिया को देखो, है ना। RBI ने ये बोला कभी कभार देखो एक दिक्कत आइडेंटिफाई करी गई थी। मैं आपको रिव्यू बताऊँ क्या रिव्यू करा था RBI ने देखा, देखो आप लोग हो, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ। अब जैसे गौरव है, ठीक है, मैंने देखा कि गौरव को और कुणाल को जो लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत लोन मिला था, यार इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन तो एक साल के अंदर बहुत अच्छी हो गई यार, थोड़ा सा पैसा मिलने की वजह से। इन्होंने अपनी खेती बाड़ी वगैरह जहाँ पर भी जो भी कुछ करना था, इन्होंने अपनी कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल रखी थी गांव में। इनकी गन्ने की फैक्ट्री थी जिससे ये जो चीनी वगैरह ये प्रोड्यूस करते थे। मैंने देखा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई यार। अब मैं लोन मांगने गया श्रेया जब उसी ज़िले में उस बैंक से, बैंक ने बोला कि हमारे पास इतना बेस कैपिटल नहीं है, अभी गौरव और कुणाल के पास लोन गया हुआ है हमारा, वो आ जाने दो, लेकिन लाइन में और लोग बैठे हुए हैं। दिक्कत समझ पा रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मयूर, श्रेया, गौरव। अब लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत एक बैंक तो सिर्फ अपने ही एरिया को सर्व करेगा पहले 2004 से पहले। RBI ने देखा बहुत सारे लोग लोन वगैरह मांगना चाह रहे हैं। अब मैंने कहा चलो छोड़ो यार, मैं ना मैं भी शुगर की फैक्ट्री डाल लेता हूँ, मेरे ज़िले में कोई भी नहीं है और इससे मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि लोग चीनी वगैरह लेने बहुत दूर दूर तक जाते हैं। तो मैंने कहा इससे चलो यार मैं एक इसकी फैक्ट्री डाल लेता हूँ, मुझे इसके लिए लोन चाहिए। अब मैं प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर तो आता हूँ। अब बैंक वाले मुझे ये बोल रखे हैं कि हमने पाल जी को और कौरा जी को पहले लोन दे रखा है, वो अभी आया नहीं है, और हमारा बेस कैपिटल इतना बड़ा है नहीं इस ज़िले के अंदर जो हमारी ब्रांच ऑपरेट कर रही है,
हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम गिने चुने लोगों को लोन देते हैं और 20 लोगों को लोन घूम रहा है। रिसेंटली अभी 2 लोगों की जगह खाली थी, वो हमने पाल और कौरा जी को दे दिया लोन। अब आपकी एक्टिविटी भले ही कोई और हो, लोन जो आपके पास घूम रहा है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, तो भाई मैं भी आता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल पा रहा लोन। तो एक बार बताओ, अगर जब लोन ही नहीं मिल पा रहा तो ये घंटा सपना पूरा हो रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। समझ गए मेरे एग्जांपल से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और आरबीआई ने क्या बात पकड़ ली थी हैं? अब फिर से पढ़ो उस लाइन को। सर्विस एरिया अप्रोच को आरबीआई ने रिवाइज करा था रिव्यू करने के बाद 2004 में। जो रिवाइज सर्विस एरिया अप्रोच थी वो ये कहती है, while all the scheduled commercial bank and regional rural banks, they are free to lend in any rural and semi-urban area. Borrowers have the choice of approaching any bank branch for their credit requirement. अब एक जिले के अंदर ये भी तो हो सकता है ना, वो मेरे एरिया के अंदर गांव के अंदर ना पड़ रहा वो बैंक, लेकिन आपने मुझसे पूछा, मतलब आपने बैंक से पूछा कि आपकी और कोई ब्रांच है, तो उन्होंने बोला हाँ तुम यहाँ से चले जाओ, जो दूसरा गांव जो पड़ता है, मतलब वो बिल्कुल जहाँ से फिर शहर का हाईवे कनेक्ट हो जाता है, वहाँ पर हमारी मेन ब्रांच है अभी इस ज़िले के अंदर, वो तुम्हें दे सकते हैं लोन। तो ठीक है, मेरा काम वहाँ से हो जाना चाहिए पहले, लेकिन ये चीज़ नहीं होती थी। तो लीड बैंक फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। एट प्रेजेंट एसबीआई जो है वो ऐड करता है एज लीड बैंक इन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वेरी गुड, एक्सीलेंट। मार्केट साइज एसबीआई का सबसे बड़ा है, इसलिए ऑब्वियसली बात है, मार्केट सबसे बड़ा है तो उसकी ब्रांचेस सबसे ज़्यादा है। ब्रांचेस सबसे ज़्यादा है तो फैली भी अलग अलग एरिया के अंदर। अब ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में एसबीआई खोलकर बैठा होगा, मैं दक्षिण भारत के अंदर प्रॉफिट नहीं करना चाहता, नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं करना चाहता, ईस्ट इंडिया के अंदर नहीं करना चाहता, वेस्ट इंडिया के अंदर नहीं करना चाहता। ऐसा है? या जम्मू एंड कश्मीर में बहुत उथल पुथल चलता है, हम तो वहाँ पर एक भी ब्रांच नहीं खोलेंगे, ऐसा कुछ है? वैष्णो देवी गए थे तो वहां पर कोई एटीएम फैसिलिटी नहीं थी मयूर, कोई बैंक नहीं देखा, थे कि नहीं थे? और भयंकर लेवल पे हैं कि नहीं है, जितने दिल्ली में भी देखने को नहीं मिलेंगे गली में आपको। एक और स्कीम, बैंकिंग ओम्बड्समैन। ये ओम्बड्समैन जब भी शब्द आता है ना, वैसे मैं आपको गवर्नेंस के अंदर पढ़ाऊंगा, ये एक्चुअली ना किसी प्रकार की एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड वर्ड्स होता है, और इसके साथ एक रिलेटेड उसका भाई होता है ना शब्द, वो होता है विसल ब्लोअर। अगर आपने नाम सुना कभी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर गलत चीज़ों को हाईलाइट करने को कहते हैं विसल ब्लोअर। तो अनदर स्कीम, बैंकिंग ओम्बड्समैन वाज इंट्रोड्यूस इन 1995 टू रिसीव एंड कंसिडर द कंप्लेंट ऑफ बैंक कस्टमर्स। किसी भी प्रकार की अगर डेफिशिएंसी है बैंकिंग सर्विसेज में, तब बैंकिंग ओम्बड्समैन आरबीआई के द्वारा अपॉइंट करा जाता है। ठीक है? तो दिस स्कीम इज एप्लीकेबल टू। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर ये अभी होता है क्या? आप अगर बैंक की किसी भी नाकामी को हाईलाइट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप बैंक में जाकर एक बैंकिंग ओम्बड्समैन के अंतर्गत अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हो, और वो चीज़ ना डायरेक्टली आरबीआई तक पहुंचती है। आप समझ रहे हो? आपकी क्रेडिट रेटिंग वगैरह कितना कुछ गिर जाएगा अगर कुछ धांधलेबाजी कर पकड़ी गई या कुछ भी अगर ऐसा हुआ तो। मतलब बैंकों का कितना ज़्यादा उससे वो हो सकता है। तो बैंक बहुत सोच समझ के चलते हैं। और ओम्बड्समैन जैसी चीज़ तो हर जगह पर होती है। एक नॉर्मल से एग्जांपल देता हूँ। ओम्बड्समैन जैसे नेचर की चीज़ हर जगह होती है। अब ज़रूरी नहीं कि उसको उस सेक्टर के अंदर ओम्बड्समैन ही कहा जाए, लेकिन ये जो किसी भी जगह की डेफिशिएंसी को हाईलाइट करने से रिलेटेड या कुछ भी है, ये आप कर सकते हो। आपको एक चीज़ पता है कि जब से ये लोग रेलवे सेक्टर बड़े सारे ट्रेनों में जो बायो टॉयलेट्स का कंसेप्ट लेकर आ गए हैं, या फिर शताब्दी में जिस प्रकार से जैसे खाना आता है, तो अब अगर किसी को भी अगर कंप्लेंट है तो पहले लोग कंप्लेंट बुक मंगवाते थे, तो स्टाफ नहीं दे रहा है कंप्लेंट बुक या जो भी नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं, गवर्नमेंट एप्लीकेशंस,
IRCTC की एप्लीकेशन है, कुछ भी है, आप उसकी इमीडिएटली फ़ोटो क्लिक कर कर कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, ये है वो है, आप रेज कर सकते हो वहाँ पर। और वो आपकी जो कंप्लेन होती है फ़ोटो के साथ, वो पब्लिक होती है। उससे रेलवे सेक्टर की छवि भी खराब होती है। क्यों? हमारा रेलवे सेक्टर एक प्रकार से फॉरेन टूरिज्म को भी प्रमोट करता है। डू यू एग्री? जितने लोग भारत दर्शन पर आते हैं, कुछ भी आते हैं, वो लोग एयरपोर्ट से उतरने के बाद सारी की सारी जितनी फैसिलिटीज ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो ट्रेन से ही लेते हैं। फिर लोकल एरिया में उतरकर वो बस सर्विस वगैरह को लेते हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट के बाद डायरेक्टली उनका नेक्स्ट चीज़ होती है, जो भी उन्हें रेस्ट करना है, कुछ भी करना है, सारे फॉरनर्स फिर उसके बाद रेलवे लाइन्स को ही पकड़ते हैं। जानते होगे इतना तो एटलीस्ट, है ना? क्या नहीं, मतलब किसी भी भारत दर्शन तो मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, तो लवासना वाला एक फितूर चढ़ा होता है। मैं वही कह रहा हूँ कि फॉरनर जो है वो, अब ऑब्वियस ही बात है, वो ट्रेन से तो आएंगे नहीं। आप ये तो कह नहीं सकते कि वो USA से ट्रेन से चला आया इंडिया, ठीक है? वो प्लेन से ही आए। लेकिन भारत जितना भी घूमते हैं लोग, जितने भी इनको लॉन्ग डिस्टेंस के जो इलाके जो घूमने होते हैं, वो उसके लिए लोग सारे ट्रेन का लेते हैं। फिर कभी कभार वहाँ से उतर के जो आसपास की जो कुछ 100-150 किलोमीटर की जगह होती है, फिर ये बस से मतलब वो जाते हैं। अब आपको पता है, जैसे रेलवे सर्विस जो है वो, एक्चुअली मैं ओम्बड्समैन वाली बात वहाँ पर इसलिए ला रहा हूँ कि कंप्लेनिंग मैकेनिज्म अब उसका अच्छा हो गया रेलवे का काफ़ी ज़्यादा। पहले कंप्लेन बुक जो आती थी, कंप्लेन वहाँ पर भी होती थी, आप डेफिशिएंसी को जैसे रेलवे उसमें भी शताब्दी में हाईलाइट करके भी मतलब वो बता सकते हो। आप कंप्लेन बुक से किसी ने वो चिट्ठा फाड़ दिया या बोल दी कंप्लेन बुक हो गई है, वो पहुँच नहीं रही रेलवे अधिकारी तक या प्रशासन तक, वो वाली बात। अब आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो, फोटो वोटो खींच कर या कुछ भी करके ऐसा करो। ओम्बड्समैन स्कीम और विसल ब्लोअर इतना पावरफुल है कि आपको पता है कि अगर पुलिस वाले अगर आपको पकड़ने कुछ भी कर लें, आपका वो फ़ोन नहीं ले सकते अगर आप कैमरा ओपन करके अगर आप उनकी वीडियो बना रहे हो तो। उल्टी कंप्लेंट फाइल हो जाएगी पुलिस वालों के खिलाफ। आप अपने फ़ोन से जो भी मैटर है, कुछ भी है, आपको कोई गलत नहीं फंसा रहा हो, कुछ भी आप अपना कैमरा ओपन करके आप वो करो। आपने अगर कोर्ट में अगर ये कंप्लेन रेज करी कि इन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया था, वो ले लिया था और वीडियो नहीं बनाने दी, मुझे थप्पड़ मार दिया, वो मार दिया, गया वो पुलिस वाला। ठीक है? दिस स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्केड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हु हैव बिजनेस इन इंडिया। करना क्या है? स्कीम से मत भटकना, डेफिशिएंसी इन बैंकिंग सर्विसेज को हाईलाइट करने से रिलेटेड है ये। कोई भी जो पर्सन है इंक्लूडिंग NRI जिसका भारत के किसी भी बैंक में बैंक खाता हो, ही और शी में फाइल अ कंप्लेंट विद इन द बैंकिंग ओम्बड्समैन। कोई भी फीस जो है वो चार्ज नहीं करी जाती है ग्रीवांस रिड्रेसल सर्विसेज के लिए, यानी कि उसकी कंप्लेंट को रिड्रेस करने के लिए। लेकिन ये भी नहीं होता कि जो ऑर्डर पास करा गया बैंकिंग ओम्बड्समैन के द्वारा पार्टीज के ऊपर, ठीक है, वो बाइंडिंग हो। इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। लेकिन या तो वो मान ले उस चीज़ को, या तो वो एक एपीलेट अथॉरिटी के पास अपनी खुद की बचाव के लिए एक अपील कर सकते हैं। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम कंटिन्यूज इवन टुडे। और सिर्फ एक सेक्टर में नहीं, मतलब बैंकिंग सेक्टर, चलो ओम्बड्समैन स्कीम हम तो इसको बैंकिंग सेक्टर में बोल रहे हैं। अब ओम्बड्समैन स्कीम जब मैं आपको गवर्नेंस के अंदर वो पढ़ाऊंगा ना, चीज़ पेपर 2 के अंदर विसल ब्लोअर एक्ट आया था, ठीक है, विसल ब्लोइंग एक्ट, विसल ब्लोअर एक्ट जो ये था, तो उसके अंतर्गत इसका एम्बेड, इसका जो दायरा है ओम्बड्समैन का, अब वो बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर है। तो और ये जो चेंज आया है ना, रेवोल्यूशन, ये लास्ट हाफ डिकेड में आया, लास्ट 5 से 7 साल में। दो 2015 के बाद ये विसल ब्लोइंग एक्ट वगैरह जब आए तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ है, ठीक है। अब रीसेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। पिछले साल जो UPSC ने जो क्वेश्चन पूछा कि इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी,
जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के पास ही सब कुछ हो। एंड स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, तो अब रिसेंटली क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, तो आप उसको एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन देने के लिए, मतलब मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, ऐसा मत समझना मैं इस क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हूँ। आप ये जो कंटेंट है आपका कि मेजर इनिशिएटिव फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्रूव करने के लिए आपसे इंटरव्यू में, मेंस में पूछा जा सकता है, या प्रिंस में आपको वो दे देंगे 4-5 स्कीम और बोल देंगे इनमें से कौन सी स्कीम फाइनेंशियल इंक्लूजन के सपने को पूरा करती है। ठीक है, एक है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। सबसे पहले तो आपने जब से स्कीम सुनना शुरू करी होंगी 12वीं क्लास के बाद, तो यही सुना होगा सबसे पहले, तो पक्का है ना। पहले जनधन योजना के बारे में सब लोग सुनते थे, अब मयूर एक ही स्कीम घूमती रहती, जन औषधि योजना, है ना। लोगों ने तो नाम दे दिए हैं वो जो जन औषधि केंद्र के, मोदी की दवाइयों की दुकान। क्यों मयूर, ऐसे ही बोलते ना दिल्ली वाले सारे की सारी जगह पर। नहीं वही कह रहा हूँ, उसको यही बोलते ना, मोदी की दुकान दवाइयों वाली, है ना तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, इट वॉज लॉन्च इन 2014 एज अ नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज देने की कोशिश करती है ये वाली योजना जनता को, गरीब जनता को, वल्नरेबल सेक्शंस को, माइनॉरिटी सेक्शंस को बैंकों के थ्रू। इसके तहत 34 करोड़ बैंक खाते जो थे वो खोले गए थे। और कितना बेसिक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है जनधन योजना के अंतर्गत बैंकों में? कुछ भी नहीं, 0, 0 कीमत से आप बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ इसलिए करा गया था गरीब जनता वगैरह को फाइनेंशियली इंक्लूड करने के लिए, कि कल को उनका पैसा आए, कुछ भी आए तो वो ऑनलाइन मंगवा सकें और मिनिमम राशि भी ना रखनी पड़े उनको बैंक के अंदर। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इट प्रोवाइड्स रिन्यूएबल, बार बार रिन्यू कर सकते हैं उसको, 1 साल का एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी कवर ऑफ 2 लाख टू ऑल द सब्सक्राइबिंग बैंक अकाउंट होल्डर्स जिनकी उम्र 18 से 70 साल है। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, जब बात आ गई बीमा की, तो एक इंश्योरेंस स्कीम है ये, बताओ। एट अ मिनिमल प्रीमियम ऑफ 12 रुपये पर एनम पर सब्सक्राइबर। कितना प्रीमियम देना है 1 साल में? 12 रुपये। और अगर कल को कोई अनहोनी हो गई तो कितने मिलेंगे? 2 लाख। मैं भी वही सोच रहा हूँ बैठ के वैसे तो इससे थोड़ा सा पता है, इस स्कीम को श्रेय ध्यान से पढ़ो तो देखो बिजनेस आएगा आपके दिमाग में पक्का एक। ठीक है क्या मुझे 12 रुपये दीजिए, आपको थोड़ा सा दर्द होगा, 2 लाख रुपए दिलवाऊंगी मैं आपको। लेकिन दोस्तों देखो, जोक्स अपार्ट, ये सीरियस चीज़ है। सरकार इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रही है, एंड अगर कोई ऐसा इंश्योरेंस ले सकता है 12 रुपये में, सरकार की हमें तारीफ़ करनी चाहिए, जोक्स अपार्ट। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इट प्रोवाइड्स 1 ईयर टर्म लाइफ इंश्योरेंस ऑफ 2 लाख टू बैंक अकाउंट होल्डर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 50 years फॉर अ प्रीमियम ऑफ 330 रुपीज़ पर एनम पर सब्सक्राइबर। ओके, अब ये क्या है? आप कहोगे ऊपर वाला सब्सक्राइब करवा लेते हैं। अरे भाई, आपको डिसेबिलिटी मरना थोड़ी ना है, ठीक है, ये भी करवा सकते हो। ये अगर ये करवा रखा है तो ये भी करवाना चाहिए। ये किसके लिए है? ये लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब जनरल लाइफ इंश्योरेंस है। उसके अंदर 2 क्लॉजेज शामिल हैं ऑलरेडी, एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी, मतलब किसी एक्सीडेंट की वजह से, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, या तो किसी की मृत्यु हो जाए या गंभीर एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से डिसेबिलिटी आ जाए। ठीक है, अटल पेंशन योजना, अंडर अटल पेंशन योजना a subscriber in the age group of 18 to 40 years will receive fixed monthly pension in the range of 1000 to 5000 after completing 60 years of age
डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीब्यूशन जो आपने दिया है। मेरे विजन आईएएस में मेरे साथ एक लड़की थी यूपी की, उसने सब्सक्राइब कर रखा था इस पेंशन स्कीम को। ये ऐसा है कि आप जब तक 18 से 40 साल तक हो ना, जितना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करना आप कर दो, उसके बाद आपको 1000 से 5000 के बीच में 60 साल कंप्लीट होने के बाद मिलता रहेगा जब तक आप जियोगे। 40 साल के बाद ये लॉक हो जाएगा पैसा, उसके बाद नहीं आप डाल सकते। आप बस ये डाल दो डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीब्यूशन कि आपने कितना पैसा डाल रखा है, 1000 से 5000 के बीच में आपको मिलता रहेगा। मतलब उसके अंदर एक मैक्सिमम लिमिट भी होती है, ये भी नहीं कि आप 2 करोड़ 2.5 करोड़ डाल रहे हो, फिर तो और भी अच्छी अच्छी स्कीम्स है ना LIC वगैरह की, फिर आप उनमें डालो। यहाँ पर आपको 1000 से 5000 तक की मतलब सहूलियत मिल सकती है, और मैक्सिमम 5000 तो आपको मिलता ही रहेगा 60 साल के बाद, हर महीने आपके पास आता रहेगा ये। वो अभी से ही डालना शुरू कर दिया था उसने। हाँ, उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इट वॉज लॉन्च इन 2015 टू फाइनेंस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस, जहाँ पर जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है दे प्रोवाइड फाइनेंसेस टू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स अप टू 10 लाख। यानी कि ये क्या है, ये क्या एक प्रकार से लोन स्कीम बोल सकता हूँ मैं इसको, लोन स्कीम, बिल्कुल ठीक है। अच्छा यार एक बात बता दूँ मैं आपको, यहाँ से आप ये छोटा छोटा इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हो ना, डोंट वरी, वो डॉक्यूमेंट तो आपको याद ही होगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो ना। हाँ, लेकिन अभी आप इसको याद कर लेना ताकि आपको ट्रेलर पता लग जाए। ये डॉक्यूमेंट तो देखो आपको पता ही है ना, ये हम अच्छे से करते चलेंगे और ये आपकी हेल्प कर देगा एंड के टाइम पर। ये गवर्नमेंट स्कीम्स का आता है ना, इसके अंदर या जो भी ये स्कीम्स हैं ये सारी की सारी ये आपकी सारी कवर होती हैं। अभी जैसे ये तो बहुत छोटी छोटी बता रहा है, जैसे आपको मैं आपको जैसे एक ये देख लो, अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पढ़ रहे हैं ना, इसने इतने छोटा सा बोला यहाँ पर जैसे ये, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पेज नंबर 102। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्विक फैक्ट पहले इसने दे दी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इंक्लूसिव सस्टेनेबल और वैल्यू बेस्ड एंटरप्रेन्योरियल कल्चर बनाने के लिए। इट इज़ रजिस्टर्ड एज अ स्कीम, रजिस्टर्ड है देख रहे हो, एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद RBI। अब ये इसने यहाँ पर दे रखा है क्या, तभी मैं कहता हूँ कि एक चीज़ ना कभी सफाइस कर नहीं सकती, जो हम सोर्सेज पढ़ के चल रहे हैं वो हैवी हैं। मैं अभी तक कोर्स ख़त्म करवा के पता है आपके सिर्फ टेस्ट के आपको डाल सकता था, मेरे को तो कोई लोड ही नहीं है। मेरे को तो ये सेटिस्फेक्शन रहती ना कि छोड़ यार, उनसे इतना हो नहीं पाएगा, मैं पर्सनल लेवल पे अपना एग्जाम तो निकालूँ कम से कम यार, उनको तो जो मैंने पढ़ाया पढ़ा दूंगा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो वो खुद जाने। लेकिन ऐसे नहीं निकलता भाई, एग्जाम का नेचर बहुत अलग हो गया। ये 2013-12 वाला ज़माना नहीं है, ये तब निकल जाते थे एग्जाम एक सोर्स से पढ़कर। अब ये कुछ बता रहा है कि मुद्रा कार्ड बनते हैं, ये बनते हैं। इट इज़ अ डेबिट कार्ड विच इज़ इशूड अगेंस्ट द मुद्रा लोन अकाउंट, यानी कि जो आप अगर लोन अकाउंट खुलवाते हो ना, जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया, आपको ये मैंने आपको बताया था जब भी आप लोन लेते हो तो बैंक वाले आपको एक सेपरेट खाता खोलते हैं अलग से, है ना, तो ये आपको इसके लिए एक डेबिट कार्ड भी मिलेगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लोन, एक होता है शिशु लोन। अब ये ऐसा नहीं कि बच्चों को दिया जाता है, जब आप 50,000 तक का ले रहे हो तो वो शिशु लोन है, 50,000 से 5 लाख का ले रहे हो तो वो किशोर लोन है, ठीक है, एडोलेसेंट, 5 लाख से 10 लाख तक का तब वो तरुण लोन है। ये खोल रहा है शिशु किशोर तरुण। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एक बार यहाँ से ट्रेलर याद कर लेना, परेशान मत होना, ये हम करते चलेंगे आराम से। चलिए इसका एक काम करेंगे, 1 अक्टूबर से ना PT 365 का वेट नहीं करेंगे, जो एडिशनल आएंगे उनको पढ़ लेंगे हम डाल के, है ना, फालतू में एकदम से लास्ट टाइम में याद हो भी नहीं पाएंगे, एकदम से हम रिवाइज कर रहे होंगे। हमने रोज एक टारगेट बना लेंगे कि 2-2 स्कीम्स याद करेंगे, फिर एक दूसरे की बेइज्जती करेंगे, ठीक है। हाँ नहीं, क्योंकि देखो 137 पेज यहाँ है, कौन सा है, पार्ट 2 है, कौन सा है, पार्ट 1, 137 पेज यहाँ है, और 170 पेज यहाँ है, नहीं हो पाएगी श्रेया लास्ट में, फिर ये पता है सब छूट सब ये बाकी सारे तो जितने भी वो चीज़ है ना, ये जितनी भी हैं, ये तो हमारा जो वो चल रहा है मंथली करंट अफेयर जो चल रहे हैं, ये उससे कवर हो जाएगा, बाकी सारा वो तो देखने ही नहीं है। लेकिन ये हम लास्ट के टाइम में छोड़े क्यों,
ये वाला डॉक्यूमेंट ये लोग इन्होंने एक शॉर्ट में निकालते हैं, ये बड़ी वाली स्कीम्स आने से पहले इनको, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। ये वाली तो इन्होंने हद ही मचा दी थी, एग्ज़ाम से 15 दिन पहले रिलीज़ करा था इसको। आप उसी को देख लो, वो अप्रैल, जब वो अप्रैल की मैगजीन आई थी, वो ग्राउंड वाटर वाला जो आर्टिकल था, एग्जाम हो भी चुका था, उसके बाद दे रहा हो ग्राउंड वाटर का आर्टिकल। हाँ, एमएसएमई के लिए देयर इज नेशनल मिशन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर बैंकर्स फॉर फाइनेंसिंग एमएसएमई सेक्टर, नैम कैप्स कहते हैं इसे। इट वॉज लॉन्च फॉर ट्रेनिंग ऑफ बैंकर्स विद क्रेडिट रिलेटेड इशूज ऑफ एमएसएमई सेक्टर। ऑल्सो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम हैज़ बी लॉन्च फॉर एमएसएमई, ताकि जो बोरिंग कॉस्ट है आपकी वो रिड्यूस करी जा सके, कम ब्याज देना पड़े आपको, ठीक है, इंटरेस्ट कम देना। अगेन ये भी क्या मैं कैसा बोल सकता हूँ, एमएसएमई सेक्टर को एक प्रमोट करने के लिए था। एग्रीकल्चर के लिए अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ये बोला गया आपको लोन पर पैसा देना पड़ेगा सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर नेट क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। ये वाला काम ना हर एक बैंक को करना पड़ता है श्रेया, मयूर। हाँ, आरबीआई की गाइडलाइन में है, जैसे आपको पता है ना, जो वो सेस एंड सरचार्ज होता है, तो वो जैसे एजुकेशन के मामले में और कृषि कल्याण सेस जैसे वो रखते हैं, तो वो फिक्स है कि सरकार और किसी पर्पज़ के लिए अगर चाहे तो ठीक है, लेकिन ये प्रायोरिटी के सेक्टर्स है, एजुकेशन और फार्मर्स वेलफेयर, इसलिए वो सेस और सरचार्ज वो अपने पास रखते हैं उसका, है ना। ऐसे ही है। बैंक्स ऑल्सो एक्सटेंड कोलेट्रल फ्री लोन्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अप टू 1.6 लाख। इसमें एक अच्छी बात ये होती है, देखो बहुत सारे फार्मर्स फिर देते नहीं, फिर वो लोन वेवर के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन जो चुका देते हैं ना, फिर उनकी ये इसका रेट भी बढ़ा दिया जाता है, ये फिर ज़्यादा मिल जाता है। क्यों? कोलेट्रल फ्री है ना, आपने ट्रस्ट करके, बैंकों ने ट्रस्ट करके आपको दिया लगभग 1.5 लाख का लोन, 1,60,000 का, आपने वापस कर दिया टाइम पर, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट जो मिलेगा वो और अच्छे से मिल जाए, और ज़्यादा मिल जाएगा। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, इसको 1988 में लॉन्च करा गया था, 1998 में। इट इज़ अ टूल फॉर प्रोवाइडिंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी टू टेनेंट फार्मर्स। ओरल लेसी बेसिकली ना एक प्रकार से उन्हीं को कहते हैं कि जो ना मतलब जो अनफिक्स्ड टेन्योर पे रह रहे होते हैं, उनको ओरल लेसी कहते हैं, जिन्होंने लीज पर काइंड ऑफ बहुत कम टाइम के लिए एक लैंड होल्डर के लैंड पर, मतलब बेसिकली किसी न किसी खेती बाड़ी करने के लिए उन्होंने एक लैंड लिया हुआ है, और शेयर क्रॉपर्स। तो आप ऐसा समझ जाओ, दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ओनली। रिसेंटली किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी जो है, इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड ऑल्सो फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। बहुत पुअर इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ना, उसमें आपको किसान क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बोलो मयूर। कहाँ पर? अच्छा, ये डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैव टू लेंड अ सर्टेन नेट क्रेडिट का ये बेसिकली मतलब होता है, तुम जितना लोन, भूल गए क्रेडिट क्या है बैंकों का, तुम जितना लोन सर्कुलेट करने की क्षमता रखते हो उसका कुछ परसेंटेज एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जरूर देना। Total amount available with banks for loans circulation, उसमें से कुछ हिस्सा बाय बैंक्स। उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स, इनको लाइसेंस मिला था 2015 में, लाइसेंस मिला था। इट वॉज डन टू प्रमोट स्मॉल सेविंग अकाउंट्स, रेमिटेंस सर्विसेज, क्रेडिट फैसिलिटी फॉर माइग्रेंट लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज। छोटे छोटे अकाउंट्स को सहूलियत देने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए। उसके बाद IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, 2018 में लॉन्च करा गया था। देयर आर ओवर 1.55 lakh post offices
and more than 3 lakh postmen and Grameen Dak Sevaks that are deepening financial inclusion. आधार कार्ड विद बायोमेट्रिक एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स. ये बायोमेट्रिक क्या होता है? उंगली वगैरह लगाकर जैसे आप फिंगर स्कैन वो करते हो, आइरिस स्कैन होता है आपका एक, तो है ना, बहुत सारी चीज़ें है ना. तो it has helped in eliminating duplication and helps in and it has helped in implementing direct benefit transfers to bank accounts of beneficiaries along with जनधन अकाउंट, मोबाइल नंबर, जैम ट्रिनिटी. ये ना बहुत पहले का कंसेप्ट है, जब मोदी सरकार जब आई थी 2014 में, और 2014-15 के इकोनॉमिक सर्वे में 15 में 16 में 17 में 4 साल 18 तक, जिस साल मेरा पहला अटेम्प्ट था, ये जैम ट्रिनिटी डाला गया था. अब क्या था, इतने अच्छे से तो करंट अफेयर वगैरह पता नहीं थे, यूपीएससी की जब तैयारी शुरू ही करी थी मयूर, तो मैं सोचता था ये कुछ चीज़ होगी, कुछ सरकार ने न्यूट्रिशन के लिए एक अच्छा जैम जो है वो प्रमोट करा होगा. कुछ समझ में ही नहीं आता था भाई, इकोनॉमिक सर्वे जैसे डॉक्यूमेंट किया है, उसके अंदर चैप्टर था जैम ट्रिनिटी. तो मैं सोचा भाई न्यूट्रिशन के लिए मिड डे मील स्कीम वगैरह के बारे में तो मैं जानता हूँ, तो मैं को कोई अच्छा सा टेस्टी वेस्टी बना के जैम लॉन्च करा होगा उसने. मैं पूरे चैप्टर पढ़ रहा, मैं जैम तो कहीं दिख ही नहीं रहा. फिर बाद में जाके पता लगा, अच्छा ये जनधन, आधार और मोबाइल को कहते हैं जैम ट्रिनिटी. इन तीनों के बीच में लिंक करना है, और ऐसी लिंक होता है आपका, देखो ओटीपी ऐसे ही आता है ना. तो इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल, इट हैज़ बीन वेरी इफेक्टिव इन ड्राइविंग एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन. नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में अभी इतना ही, डिस्कशन में इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.